झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज आखिरी दिन है और हंगामे के बीच आज बजट पास होने की उम्मीद है। रिपोर्ट देखिए। तो हंगामे के बीच बजट पास होना है और सबसे बड़ी बात यह कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो उन बातों की तस्दीक कर रहे हैं, उन बातों को बराबर कह रहे हैं कि आखिर सर्वदलीय बैठक हुई थी जब बात खुद विधानसभा अध्यक्ष ने कही कि आप सदन चलने दें। आपत्ति है तो उसे कहने का, उस प्लेटफॉर्म पर कहने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन इस बात से बिल्कुल अलग विपक्ष पर बीजेपी बिल्कुल निशाना इस बात को लेकर साध रही है कि आखिर सदन को चलने नहीं देंगे तो बजट पास कहां से होगा। और अगर आपके मन में अगर कोई सवाल है, अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब भी सुनना होगा। तो फिलहाल गतिविधियां ऐसी ही चल रही हैं, हंगामे की भेंट सदन की कार्यवाही चल रही है और आज भी कुछ ऐसा लग रहा है कि बजट सत्र बिल्कुल हंगामे के बीच ही बजट पास होगा और बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। और उपेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? जैसा कि अभी हमने सुना, जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि सदन चले और ऐसे में अगर बजट पास भी होना है तो हंगामा होता रहेगा। किसकी आवाज कैसे आ रही है कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन बजट पास जरूर होगा। बिल्कुल विवेक है, अगर बजट सत्र को देखें तो पूरा का पूरा जो सत्र है अभी तक का जो चला है सेशन, वो हंगामे की भेंट चढ़ा है। राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, डीजीपी डीके पांडे और एडीजे अनुराग गुप्ता पर कार्रवाई को लेकर के विपक्ष एकजुट है और लगातार मांग कर रहा है कि इन तीनों अधिकारी जिन पर आरोप लगे हैं अलग अलग तरीके का, इन पर सरकार कार्रवाई करे, इनको अपने अपने पदों से हटाए। सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं दिया गया है। साफ कहा गया है कि विपक्ष के दबाव में सरकार कोई फैसला नहीं लेगी, कोई भी बड़े अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं करेगी। ऐसे में ऐसा लगता है कि आज का जो दिन है वह खास होगा, इसलिए कि आज सरकार बजट पेश हुआ है उसको पास कराएगी सदन से। और संभावना यह भी है कि अगर हंगामे की स्थिति बनी रही तो आज बजट पास कराने के बाद सरकार हो सकती है कि जो वर्तमान सत्र है जिसमें 7 दिन बचे हुए हैं उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दे विवेक। और इसकी वजह यह है कि कल 3 बार कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है जब विधानसभा में हंगामा जारी रहा उसके बाद, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला है विवेक। तो समझा जा सकता है कि जनता की जो आवाज थी, जो समस्याएं थी, जो उठनी चाहिए थी विधानसभा में, वो पूरा का पूरा जो सत्र है अभी तक हंगामे की भेंट चढ़ गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो विपक्षी दलों के जोरदार हंगामे के चलते झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बीच में ही खत्म हो जाएगा और ऐसे में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन होगा और आज ही सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी तक चलना था, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति ने समय से पहले ही सत्रावसान पर मुहर लगा दी। और रांची में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और इस दौरान लालू के करीबी माने जाने वाले आरजेडी नेता भोला यादव भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो इस दौरान झारखंड में महागठबंधन को लेकर चर्चा हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर झारखंड के राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी बढ़ी हुई है। और बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो एक बार फिर विवादों में है। चिटाही गांव के 7 परिवारों ने उनका हुक्का पानी बंद कर देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की माने तो बाघमारा विधायक के कहने पर पिछले 26 जनवरी से उनका बहिष्कार किया जा रहा है। विधायक की दहशत के कारण इन लोगों को किसी भी सार्वजनिक चीजों के इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। पीड़ित परिवार ने ढुल्लू महतो के तुगलकी फरमान के विरोध में एसएसपी से गुहार लगाई है और इधर विधायक ने अपने ऊपर सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। कि हम लोग इधर अभी ग्रामीण एसपी के साथ मिलने के लिए आए हैं। हमारे गांव में हम लोगों को बहिष्कार किया गया है। 7 आदमी, 7 परिवार को पूरा, बाल बच्चा, जो भी छोटा छोटा बच्चा उन लोग के साथ भी अन्याय कर रहा है। हम लोग इसका रीज़न जानना चाहते हैं, क्या कारण है, किस कारण से किया गया है और क्यों किया गया है, किस आधार से किया गया है, कौन सा कानून के आधार से किया है। इस मामले की मैंने एसडीपीओ बाघमारा को जांच करने के लिए एक आदेश दिया है, तो इसमें उनका जब जांच रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही इसके जितने भी तथ्य है वो स्पष्ट हो पाएंगे।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारा घोटाले में सजा काट रहे झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को सीआईपी भेजा गया है और तबीयत बिगड़ने पर सजल चक्रवर्ती को रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था, लेकिन रिम्स के डॉक्टरों ने उन्हें सीआईपी भेजने का फैसला लिया है। इसके बाद सजल चक्रवर्ती को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइस्ट्री में भर्ती कराया गया है। और एटीवी खबर का बड़ा असर हुआ है। रिम्स में मानसिक रूप से बीमार महिला से जानवरों से जो ऐसा सलूक पर सीएम ने खुद संज्ञान लिया है। मामले में दोषी गार्ड को हटाया गया है। रिम्स में फिर शर्मसार हुई मानवता, विक्षिप्त महिला से जानवरों जैसा सलूक। एटीवी की खबर के बाद जागा प्रशासन। रिम्स प्रशासन ने दोषी गार्ड को हटाया। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। रिम्स के ऑर्थो वार्ड के कॉरिडोर में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला से जानवरों जैसा सलूक करने का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से रिम्स का गार्ड महिला को पैरों से ठोकर मार रहा है। हालांकि टीवी पर खबर चलने के बाद रिम्स प्रशासन एक्शन में आया और दोषी गार्ड को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मामले में सीएम रघुवर दास ने भी संज्ञान लिया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि इस तरह का अमानवीय व्यवहार अक्षम्य है, ऐसा किसी भी परिस्थिति में दोबारा नहीं होना चाहिए। आरोपी गार्ड को निष्कासित कर दिया गया है। वही महिला को रिम्स में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है, वो खुद कड़ी नजर रखें ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। ईटीवी पर खबर चलने के बाद भले इस घटना पर एक्शन हुआ है, लेकिन रिम्स में इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 21 सितंबर 2016 को ऑर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती बालमती देवी नामक मरीज को जमीन में खाना परोसने की खबर आ चुकी है, लेकिन रिम्स प्रबंधन ने उस घटना से कोई सबक नहीं लिया। यही वजह है कि मानसिक रूप से बीमार एक महिला को पैरों से ठोकर मारा जाता है, लेकिन कार्रवाई करने के लिए प्रशासन मीडिया में खबर आने का इंतजार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। प्रधानमंत्री के विजन 2022 के अंतर्गत गुमला समेत झारखंड के 6 जिलों की तस्वीरें अब जल्द ही बदलेंगी और जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक विशेष रूप से कार्यशाला आयोजित कर इलाके के विकास की कवायद शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत गुमला से हुई और इसे लेकर गुमला के नगर भवन में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले के उपायुक्त उनके साथ तमाम पदाधिकारी भी शामिल हुए। आत्ममंथन आत्मचिंतन करेंगे कि हम लोगों को का 2022 का खाका कैसा हो और उसको प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति हो सकती है। पर ये जो होगी, इसको फिर ब्लॉक लेवल वर्कशॉप किए जाएंगे 3-4 जगहों पे, फिर उनमें जो सुझाव आएंगे उनके आधार पे एक बार फिर जिला में मिल के बैठक की जाएगी और उसको अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कुछ बनाने के लिए इस तरह की टीम्स बनाई गई हैं, जिसमें भारत सरकार से भी सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हैं जो नीति। झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अपहरण की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से एक देसी कार्बाइन, 2 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस की माने तो वशिष्ठनगर चोरी थाना क्षेत्र में बैंक मैनेजर अपहरण कांड में भी गिरफ्तार आरोपी की तलाश थी। ये लोग न्यू एसपीएम संगठन बनाए थे और विकास कार्य में लोग धमकी देकर लेवी का काम करते थे और पहले से भी कई कांड में ये लोग वांछित अपराधी थे। और एक दंतार के बैंक मैनेजर जो हैं, अपहरण का केस हुआ था, उनको अपहरण करने में इन लोगों का ही हाथ था। सरायकेला के आदित्यपुर में कर्ज के बोझ तले व्यवसायी की खुदकुशी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सूद पर पैसे देने वाले दंपति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। रविवार की शाम व्यवसायी अमित यादव ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। सुसाइड नोट में 50,000 का कर्ज नहीं चुकाने पर प्रताड़ना का जिक्र था। हेलो, ये सूद दो, हमको सूद दो, नहीं देगा तो तुम्हारा हम घर में चल के हम लोग बवाल करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब करेंगे। इसीलिए हमारे बाबू का पता है, यही कारण से हमारे बाबू फांसी लगा लिए है।
और कर्ज में सूद की रकम काफ़ी ज़्यादा वो चार्ज कर रहे थे और लगातार सूद का रकम लेने के बावजूद उनका मूल चूक नहीं रहा था और इससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या की। तो हम लोग जो है कांड दर्ज कर रहे हैं उन दोनों आदमी के विरुद्ध जिन्होंने उसे लगातार सूदखोरी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले आरएमपी डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चतुर्वेदी से मिला और प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई को लेकर मदद की गुहार लगाई और इस पर मंत्री जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की तरह यहां भी नियम बनाने की कोशिश की जाएगी। वहीं आईएमए का कहना है कि झोला छाप डॉक्टरों को मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सेवा देते हैं और हम लोग के बहुत सारी ग्रामीण से मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो हम लोग चाहते हैं कि मंत्री जी से अनुरोध करें कि हम लोग का कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे के और सरकार से अनुमति देकर हम लोग पुनः ग्रामीण में सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाए। देहात में जो ग्रामीण चिकित्सक लोग हैं, इन लोग का मांग है कि हम लोग को जो है से रोका जा रहा है, केस किया जा रहा है। तो हमारा ये बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, बाकी फिर भी हम सहानुभूतिपूर्वक इन लोग पर विचार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कलकत्ता बंगाल गवर्नमेंट जो है इस पर कुछ कार्रवाई की है, तो हम किसी को भेज के उस कानून को मंगाते हैं कि किस तरह से उन लोगों को मिला है। अगर उस तरह के मिल जाएगा कि हाँ कुछ इन लोगों को फायदा पहुंचे तो हम कार्रवाई करेंगे। इसके अगेंस्ट हमारा मानना है और हमारे एसोसिएशन का मानना है कि हम लोग आए दिन देखते हैं कि बहुत सारे मरीजों के साथ, उनके जान के साथ निर्दोष लोग जो हैं जिनको जानकारी नहीं है, उनके साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ ये एक क्रूर मजाक है और इस पे तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इधर आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर के डीसी ऑफिस के पास धरने पर एक महिला बैठी है, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ। आंगनबाड़ी सेविका है और संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष का ये कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका को सिर्फ 4,000 रुपये मानदेय मिलता है, वो भी हर महीने नहीं मिलता और ऐसे में अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो आगे आंदोलन और भी तेज होगा। के सेक्रेटरी के साथ हमारा बातचीत हुआ है और अभी भी हमारे सरकार हम लोग का एक भी नहीं सुन रही है और हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे और आगे का रणनीति हमारा होगा कि अभी जो हमारा एमपी एमएलए होंगे सब स्थानीय लोगों का घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं सुनती है तो हम लोग विधानसभा गेट के सामने आत्मदाह भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और पूर्व मध्य रेलवे के एजीएम अनूप कुमार धनबाद रेल मंडल के अपने पहले दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे के अधिकारियों के साथ माल ढुलाई और राजस्व कमाई की समीक्षा की और इस दौरान एजीएम ने धनबाद रेल मंडल की तारीफ करते हुए कहा कि डीसी रेल लाइन बंदी के बाद भी राजस्व कमाई में धनबाद ने कीर्तिमान बनाया। वहीं देश की सबसे कम दूरी की चलने वाली धनबाद कुसुंडा के बीच पैसेंजर ट्रेन को बंद करने का फैसला लिया गया, जिसे 1 फरवरी से बंद करने की घोषणा की गई है और यह फैसला ट्रेन में यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए लिया गया है। डीआरएम धनबाद ने हावड़ा से पारसनाथ के बीच एसी डबल डेकर ट्रेन उत्तर बिहार के लिए जयनगर एक्सप्रेस समेत कई अहम प्रस्तावों को रेल बजट के लिए भेजने की बात कही। धनबाद डिवीजन का मेरा पहला दौरा है। धनबाद डिवीजन ईस्ट सेंट्रल रेलवे का क्राउन डिवीजन है, सबसे अच्छा डिवीजन है, सबसे बड़ा डिवीजन है और इसकी उपलब्धियां अनेक हैं। जितनी भी लोडिंग्स हैं उसमें इस डिवीजन ने इस साल एक कीर्तिमान बनाया है जो कि पिछले सालों से बहुत बेहतर है। बंद हुआ था सेक्शन तो लोगों को बहुत तकलीफ थी। एक कोशिश थी रेल की तरफ से कि यदि यहाँ पर इस सर्विस को लोग यूज़ करना चाहें तो करें। उस कोशिश के दौरान इसको हम लोगों ने चलाया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसमें रिस्पांस ठीक नहीं है, तो हम उसको जल्द ही हमको लगता है कि सर्विस को हम बंद करेंगे और संभवतः हम लगता है कि 1 फरवरी से बंद करेंगे। कि जैसे वो डबल डेकर सर्विस की जो बात है पारसनाथ से हावड़ा का। और देवघर में कुछ युवक वैसे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं जो बच्चे पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। खास बात यहाँ ये है कि यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सत्संग हॉल के पास हिरणा मोहल्ले में एक पेड़ के नीचे कक्षाएं लगती हैं जहाँ 87 बच्चे पढ़ाई करते हैं और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का मानना है कि यहाँ उन्हें स्कूल से अच्छी पढ़ाई मिलती है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 3 के द्वारा ये मुहिम चलाया जा रहा है ताकि गांव में ऐसे तबके गरीब बस्ती के लोगों को अशिक्षित ना रहे जो पैसे के अभाव में अपना शिक्षा आगे बरकरार नहीं रख पाते हैं। बाकी सब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ। लेकिन
ठीक से नहीं पढ़ाई होती है टीचरों की कमी के कारण। हम लोग यहाँ पे सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं, क्लास होमवर्क करवाते हैं, समझाते हैं कि ऐसे करो, उसकी जो जो कमियाँ हैं उसको हम लोग पूरा करते हैं। यहाँ पर हमको बहुत फायदा हुआ। यहाँ पर तक कि हम दुक्का पाड़ा भी नहीं जानते थे, 1 2 तक नहीं जानते थे। भैया दीदी लोग हमको सब कुछ सिखा दिया और आगे बढ़ाने लगा। और हम सुबह खेलते थे, इसीलिए भैया दीदी लोग पढ़ाते हैं। और गुमला में मिसेज इंडिया रिंकू भगत का महिला समूह के सदस्यों ने स्वागत किया है। इस मौके पर रिंकू भगत ने कहा कि महिलाओं को सशक्त और जागरूक होने की जरूरत है ताकि वे अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें। और रिंकू भगत ने इसे लेकर व्यापक अभियान चलाने की बात कही। एक मिनट हम लोग ग्रुप में सशक्त होना होगा और उसके लिए अपने आप में महिला जो है ठान लेती है अगर, तो वो अपना चंडी का रूप भी कर सकती है। और महिलाओं को इसी चीज़ को ठानने के जो एक जज्बा जो हम लोग देना चाहते हैं, वही चीज़ मैं गांव-गांव में अलग अलग जगह पर जाके वो जज्बा उनमें तैयार करवा रही हूँ कि आप में वो क्षमता है, आप उसके विरुद्ध में आप खड़ी हो सकती हैं और आप उसका विरोध कर सकती हैं। तो मिसेज एशिया महिला समूह के सदस्यों के साथ नजर आई और उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया, खासकर बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर उन्होंने दिया। तो महिलाएं आ रही हैं। और विधानसभा में हंगामे के बीच कई सदस्यों ने जनहित के सवाल उठाए हैं। बोकारो के बीजेपी विधायक वीरेंद्र नारायण ने अपने क्षेत्र में बैंक लॉकर की चोरी का मामला उठाया। वहीं जेएमएम के अमित महतो और जेएमएम के प्रदीप यादव ने भी सरकार को अपने सवालों से घेरा। मैंने आज सदन में इस विषय को गंभीरतापूर्वक उठाया है कि लॉकर में रखे हुए सामान की कोई सूची बैंक के पास होती नहीं है। आखिर वो जवाबदेही, उसके लॉकर के सुरक्षा की सारी जवाबदेही बैंकों के ऊपर थी। मैंने सरकार से मांग किया है कि सरकार को इस तरह की नीति बनाए जिससे और बात ईटीवी की खबर के असर की, तो एक बार फिर ईटीवी की खबर का असर हुआ है। साहिबगंज में अवैध खनन की खबर ईटीवी पर प्रसारित किए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और जिला परिवहन पदाधिकारी भगीरथ महतो ने कार्रवाई करते हुए मिर्जा चौकी थाने के पास से 32 ओवरलोडेड ट्रकों को पकड़ा और कागजातों की जांच शुरू की।